नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं विवेक पाठक। आज से एक नया सफर शुरू हो रहा है और ये सफर है सत्य की ओर। जिंदगी में आप जब रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके आसपास ऐसा घट रहा होता है जिसे आप तक जब पहुंचाया जाता है तो उसे साजो सज्जा करके कहीं ना कहीं स्थितियों को घुमा फिरा कर आप तक जब वो लपेट कर पहुंचाया जाता है तो असल में जो सत्य होता है वो सत्य घुमावदार एक नई पहचान के साथ आप तक पहुंचता है। नेशनल वॉइस की इस विशेष प्रस्तुति में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दरअसल हम शोर शराबा ना करते हुए सिर्फ तथ्य और आंकड़ों पर चर्चा करके जो सच है, सत्य है, वो आप तक पहुंचाएंगे अपने विशेष कार्यक्रम जिसकी आज से शुरुआत हम कर रहे हैं। इसका नाम है सत्य पथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कथित गैंगरेप की शिकार दलित लड़की की मौत से गांव और आसपास इलाके के साथ देश भर में आक्रोश है या था, ये तो अब पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन क्योंकि जिस तरह प्रदेश में इसी मामले को लेकर विपक्ष ने मुद्दे को लपका था, शायद ही किसी मुद्दे को लपका होगा। दरअसल बता दें कि यूपी में उपचुनाव है और अगर मामला किसी दलित का हो तो मानिए सोने पर सुहागा। क्यों ही कोई विपक्ष दल इस मुद्दे को छोड़ेगा? क्या था मामला? किसने सेकी राजनीतिक रोटियां? बिटिया को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या वाकई में इसकी अंदरूनी सच्चाई क्या है? इसको लेकर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले दिनों जो दलित बच्ची के साथ जिस तरह से एक घटना बलात्कार को और उसकी हत्या को लेकर हुई, उसके बाद लगातार जिस तरह से पूरा ये मामला देखा गया था कि वहां पर तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। मानिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से भुनाने की कोशिश की कि एक समय लग रहा था कि कांग्रेस एक वापसी करना चाहती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसमें भी वो एकदम से पिछड़ चुकी थी। और समाजवादी पार्टी ने भी बिल्कुल अल्टीमेटम के साथ में इसको घेरने की कोशिश की, सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन सच्चाई क्या है, घटना क्या है? और असल में सवाल उठता है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, जो जांच एजेंसियों को काम करना था वो जो जिस तरह से करती आ रही हैं, तमाम हमने इस तरह की खबरें, तमाम वो चीजें, एजेंडा, चाहे वो राजनीतिक पटल पे बात की जाए, चाहे वो मीडिया के स्तर पे बात की जाए, वो चर्चा चलती रही। उसका एक अमलीजामा जो जिस तरह से देखा गया, हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी हुई है, लेकिन आपने कुछ नोटिस जरूर किया होगा। अब हमको हाथरस नहीं दिखाई दे रहा, अब हमको उसकी सिसकियां नहीं सुनाई दे रही जिसको कि राजनीतिकरण करके एक वोट में बदलने की कोशिश की जा रही थी। आज हम इस सत्यपथ में विशेष रूप से इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम समाज के अंदर अपनी मानवता और संवेदनशीलता को हम अलग नहीं रख सकते। राजनीति आपको करनी है, सरकार आनी है, जानी है, लेकिन मानवता को आप अपनी राजनीति का एक जो हथियार नहीं बना सकते। जिस बच्ची की सिसकियां अभी तक कानों में लोग उसकी मां की या उसके परिवार की गूंज रही होंगी, उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा या तो वो बच्ची समझ सकती है या एक ऐसा व्यक्ति जो शायद उस घटना के आसपास रहा होगा, कभी गुजरा होगा।
तो इसी सब मुद्दों के साथ में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। गौरव मिश्रा है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। सुमन अर्पण आहूजा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से ही। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस विशेष पैनल में मौजूद हैं। साथ में सैफ खान है हमारे साथ, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बात की जा रही है, मैं सबसे पहला सवाल उठाता हूं सैफ खान के साथ। सैफ, ऐसा लग रहा था कि मानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सोच के चलिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही उस परिवार का दुख सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अचानक से गायब हो जाना। विवेक जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे फिर मौका मिला आपके चैनल पे बैठने का। जी, बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि आप जो कह रहे हैं एक मुद्दा भी इसे बना के आप वो कर रहे हैं। आप महिला सुरक्षा का मामला, ये हमारे सब बहू बेटियां और घर में जो हमारी महिला है, ये उसका मामला है और उसके रिलेटेड जो है आज उत्तर प्रदेश का और देश का हालात में इस वक्त आपके सामने चैनल पर रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं कि 11 से 12 रेप जो है वो पर दिन रजिस्टर होते हैं। 24% जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुका है। 27% उन दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश क्या, मैं पिछले साल का अगर आंकड़ा आपको बताऊं, 11,829 रेप केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं अकेले उत्तर प्रदेश में, और हमारे पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा जो है केस रजिस्टर होते हैं। हमारे देश तो आप छोड़िए, दूसरे बाहर के देश हमारे देश के को देख के क्या राय रखते हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है हमारा देश जो है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी यानी महिला सुरक्षा में मतलब सिफर है। थॉमसन्स राउटर फाउंडेशन की रिपोर्ट आती है, वो कहती है हमारे देश में जो है सबसे ज्यादा महिला के उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं हमारे देश में महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के जो आंकड़े आते हैं हमारे महिला सुरक्षा को लेके कहते हैं कि चौथा ऐसा देश है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी यानी महिला सुरक्षा। यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि सबसे ज्यादा केसेस जो है हमारे देश में जो है बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। आज उत्तर प्रदेश में जो आप कह रहे थे कि हाथरस का जो जिक्र हो गया और आप हो गए थे, पॉलिटिकल इको कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये पॉलिटिक्स नहीं, हमारी मां बेटियों का सवाल है उत्तर प्रदेश में। और मैं ये बताना चाहता हूं ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है, जो झूठ बोल के आई थी कि हम जो है क्राइम कंट्रोल करेंगे, जबकि हमने देखा 2:30 बजे के करीब जो है उस बच्ची पे पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, और जब उसे जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप को अंदर बंद कर दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश की सच्चाई कि हमने डीएम को खुलेआम जो है धमकाते हुए उसके मां बाप को देखा है, और जो है खुलेआम जो है चैनल्स के ऊपर उनकी वो आई। उत्तर प्रदेश का और बहुत सारे केसेस जो है उत्तर प्रदेश में लगातार रजिस्टर हो रहे हैं। चित्रकूट की बात करें, प्रतापगंज की बात करें, मुजफ्फरनगर की, हाथरस की, आगरा की, बुलंदशहर की, झांसी की, गोंडा की, गोरखपुर की, बाराबंकी की, लगातार आप केसेस जो है लगातार देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के और हमारे देश के जो है हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। सच्चाई वाली बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो खुद 114 क्रिमिनल्स लेके जो है विधानसभा में बैठी हुई है। 37% क्रिमिनल जो है वो विधानसभा में बैठे हुए हैं, और कुलदीप सिंह सेंगर को कैसे भूल सकते हैं आप। 1.5 महीने बाद जो है, मैं समझ रहा था कि आप मुझे में आने वाले सुनिए, 1.5 महीने बाद तो एफआईआर रजिस्टर होती है। 1 साल बाद पॉस्को एक्ट लगने के बाद, जबकि प्रावधान है कानून में कि फौरन गिरफ्तारी हो जाएगी, 1 साल बाद तो कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है। और फिर विटनेसेस का आपने एक्सीडेंट वगैरह का देखा, आपके चैनल ने दिखाया है कि जब विटनेसेस जो जाने की कोशिश करते हैं तो उनको जो एक्सीडेंट करा दिया जाता है। ये वो सरकार है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज जो है कि आपके चैनल के माध्यम से उन सब जनता को जो हमारे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के ये पैगाम और ये जो इंडिकेशन जो है आप साफ साफ दिखा रहा हूं कि ये हालत है उस उत्तर प्रदेश की। लेकिन अचानक से बात तो ठीक है, आपने मुद्दा भी ठीक उठाया, सवाल भी आप सही उठा रहे हैं, लेकिन असल में जैसे ही स्थितियां बनी है वहां पर पहुंचे हैं, राहुल गांधी गए वहां, एक चेक भी देकर आए, अपनी बयानबाजियां भी, हालांकि ट्विटर पे तो आज भी एक्टिव है इस चीज को लेकर, लेकिन असल में जो ये चीज देखी जा रही थी, अब सीबीआई तो फिर अब एक नया आरोप हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कहने को? सैफ खान, आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारी तरफ से चूंकि आपने सरकार को घेरा है तो मैं बीजेपी को अपने साथ लेके चलता हूं। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं आप। गौरव मिश्रा, जिस तरह का आरोप आपके सरकार के ऊपर लग रहा है, आपके ऊपर यह भी आरोप है कि कई आप दागी विधायकों को लेकर आप विधानसभा में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में महिला सुरक्षा कैसे चलेगी आपके प्रदेश में? अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता या जिस दल के प्रवक्ता है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, उन्होंने जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत करने का काम किया
ये सेलेक्टिव आंकड़े जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं, काश ये राजस्थान के भी आंकड़े यहाँ पे प्रस्तुत करते तो उनका चरित्र बिल्कुल साफ दिखाई देता। एनसीआरबी के आंकड़ों की ये बात करने, वही एनसीआरबी कहता है कि सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट महिला उत्पीड़न में, महिला अपराधों में यदि कोई प्रदेश है तो सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का है, 55%। और कोई भी ऐसा अपराध, ये कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, ये हमारी सरकार है कि हमारी सरकार ने उसे बंद भी किया, पार्टी से बेदखल भी किया और सजा भी कराया। तो कम से कम ये पाठ न पढ़ाएं। जब राजस्थान में बलात्कार होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, इन्हें वहां की सूचना नहीं प्राप्त होती। बलरामपुर में होता है तो वहां सांप सूंघ जाता है। कौशाम्बी में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। तो कम से कम ये जो सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा जिस तरह से इस तरह की समस्याएं उभर रही हैं और जिस तरीके से कमिट हो रहे हैं इस तरह के अपराध, मुझे लगता है कि राजनीतिकरण जो इस पर हो रहा है और जिस तरीके से पॉलिटिकल वल्चर कहा जाए, गिद्ध दृष्टि जिस तरीके से इन सब विषयों को लेकर के विपक्ष उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है समाज का भी, क्योंकि ऐसे अपराधों को राजनीति के साथ जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बल्कि ऐसे अपराधों को बल्कि और बढ़ावा मिलता है। हाथरस की घटना जिस तरीके से कांग्रेस ने उस पर राजनीति की, षड्यंत्र किया गया, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, यह अपने आप में इनके चाल चरित्र को स्पष्ट करता है। और हमारी सरकार चाहे कोई भी अपराध हो, चाहे किसी ने भी किया हो, उसके खिलाफ बहुत कड़ाई से, न सिर्फ अपराध के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करती है, बल्कि क्राइम के खिलाफ उनके प्रिवेंशन में भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज उत्तर प्रदेश से पूरे संगठित अपराध की जड़ें खत्म हो गई हैं। बड़े बड़े अपराधी जिनका पूरा साम्राज्य चलता था, गौरव जी, थानों के बल पर उत्तर प्रदेश का शासन चलाया जाता था। आज वो चीजें ध्वस्त हो गई हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। गौरव जी मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, नहीं होगा। मैंने आपसे सवाल जो पूछा था वो फैज खान साहब ने कहा कि आपकी सरकार में कई दागी विधायक हैं जो कि आपकी सरकार के साथ इस समय शामिल है, तो ऐसी स्थिति में हम महिला सुरक्षा के ऊपर तमाम दावे कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करिए। राजस्थान को भी लेकर आएंगे। दागी विधायक का होना एक विषय है और महिला सुरक्षा एक दूसरा विषय है। दोनों को जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है दोनों पे सेपरेट बहस करने की आवश्यकता है। दागी विधायक यदि कोई है तो उस पे कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो महत्वपूर्ण बात है। चलिए, विधायक तो इनके सभी दलों में है। अपराध को प्रमोट कौन करता है? मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ एक मिनट, ठीक है गौरव जी, ठीक है, बात कर लेते हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, गौरव जी, मैं सीधे महिलाओं की तरफ से हमारे साथ सुमन जी है, सुमन जी से बात करता हूं। सुमन जी, जिस तरह से गौरव जी ने कहा कि अगर उनके कोई दागी विधायक है, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे, मुकदमे दर्ज है, तो क्या ऐसी स्थिति में महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल उठना गलत सवाल है? देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो मैं आज सारे देश को इस चैनल के माध्यम से विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी सरकार रही हो, कत्ल होता रहा सदियों से औरत का इस तरह। कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। आज संसार में जो भारत के लोग जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, भारत में हर 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। शाम के अंधेरे देख मुझे खौफ होता है, मेरे देश में हर 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। आज सवाल ये है, आज मुद्दा ये है कि महिलाएं, भारत की महिलाएं ही, जहां हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम एक आधुनिक वुमेन होने की बात कर रहे हैं, जहां हम अर्बन एरियाज में, हम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एजुकेटेड वुमेन्स की बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज की तो बात ही छोड़ दें कि वहां कितना गुनाह अंधेरे में दफन है, वहां आज हमारे उस समाज में, पढ़ी लिखी सभ्य समाज में, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, चाहे वो कांग्रेस हो, जैसे यूपी में दिन पर दिन पिछले कुछ दिनों से लगातार क्राइम रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार होता आ रहा है। और मतलब 5 साल की बच्ची, और कांग्रेस के लिए यही बड़ा सवाल है। अभी आप देखिए होशियारपुर में जो 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, क्यों कांग्रेस में, क्यों आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप हैं? क्यों राजस्थान के मुद्दा पर वो चुप हैं? यहाँ सवाल सिर्फ देश की बेटी का है, और देश की बेटी के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है सबसे कि आखिर इस देश में महिलाओं के साथ दुराचार क्यों होता है? सिर्फ दुराचार क्यों, यौन अत्याचार क्यों, कोख में बेटियां मिटाई जा रही हैं,
क्यों आज वही सवाल वही है बताई जा रही कि है? सिस्कियों पर सियासत क्यों होती है, और सियासत के बाद आप सिर्फ वोट में बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाहे कोई भी संगठन हो, हम किसी की बात नहीं कर रहे, सबको लेकिन राजनीति रोटियां सेकनी है कि चुनाव सर पर है, ताकि बीजेपी का चेहरा गिराकर नई पार्टियां, कांग्रेस अपना चेहरा स्थान वहां पे लगाए या वापस बसपा कर पाए। चलिए सुमन जी, मैं आपकी बात से जो है मतलब तारुफ रखता हूं, और यही सवाल जो है नेशनल वॉइस आज उठा रहा है इस सत्य पथ पर, खासतौर से मैं विपिन जी से भी बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए, हम लोग कुल 6 सवाल उठा रहे हैं, और वो 6 सवाल मैं अपनी तकनीकी टीम से कहूंगा कि वो मेरे सामने जो रखते हैं, जिस तरह से करते हैं। घटना के समय मृत युवती का जो छोटा भाई है, जिस स्थितियों में वहां देखा गया, उसको भी आरोपों में रखा गया। क्या वाकई में स्थितियां सवाल खड़ा करती हैं कि जो छोटे भाई को उसकी मां का जो बयान सामने निकल के आया, क्या उसको जांच एजेंसियों के ऊपर नहीं जाना चाहिए था? क्या स्थितियों को उसको जांच में नहीं जो है केंद्रित रखना चाहिए था? तो आज हमारे जो सवाल है, घटना के समय युवती का जो छोटा भाई था वो कहां था, पहला सवाल। दूसरा, पहली एफआईआर में रेप की धारा क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, पुलिस ने तुरंत रेप टेस्ट क्यों नहीं कराया था? परिवार को, चौथा सवाल ये मेरा, परिवार को मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? पांचवा महत्वपूर्ण जो सवाल है, पीड़िता के शव को रात में ही क्यों जला दिया गया? इस पर हल्ला मचा। छठा जो महत्वपूर्ण दूसरा जो आखिरी सवाल है, रामू उस दिन कहां था? तो ये तमाम जो बातें हैं जिसके साथ स्थितियां बनी हुई हैं, ये जो 6 सवाल हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियां अपना निर्णय दे सकती थी, और वो उस पर लगातार जांच कर भी रही हैं। एसआईटी ने भी अपनी तरफ से जो है जो जांच प्रक्रिया में जितनी भी जांच पड़ताल हुई है वो सीधे सीबीआई को हैंड ओवर किया है। पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। लेकिन विपिन जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और मुझे लगता है कि आपने पत्रकारिता में भी बहुत इस तरह की स्थितियों को जो है बहुत करीब से देखा होगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई में सिस्कियों पर सियासत नहीं हुई? क्या वाकई में प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हम ये नहीं मान सकते कि बलात्कार पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को गरमाने की कोशिश होती है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि हर मामले में राजनीति बीच में आ जाती है, और कितना संवेदनशील मामला है। एक लड़कियों का, एक तरफ हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं को सशक्त करना है, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। लेकिन असल मायने में क्या होता है, देखिए दोहरे मापदंड है कि कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहां पर सारे राजनीतिक दलों को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि कोई भी इस चीज से परे नहीं है। जहां पर सियासी रोटियां सेकने की बारी आती है, कोई पीछे नहीं हटता। मेरा सवाल यह है कि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं एक बात का, तो यहां पर मैं, निश्चित बात है, एक पत्रकार होने के नाते मैं जरूर इसके तार जोड़ूंगा मुंबई से भी, क्योंकि अगर हाथरस की बेटी भारत की बेटी है, तो क्या दिशा सालियान भारत की बेटी नहीं थी? वहां पर भी पुलिस एकाएक निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसको खुदकुशी का मामला घोषित कर देती है। कितनी शर्मनाक बात है। यहां पर आपको मामले की तह तक जाना चाहिए था। यह जरूरी बात नहीं है कि आप सेलिब्रिटी हैं, कि आपका क्या होता है। यहां पर पुलिस को जो काम करना चाहिए था, जब वो जिम्मेदारी से नहीं करते, तब सवाल जवाब उठते हैं। तो यही बात है कि यहां पर मामले की तह तक जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कल हमने दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया। देखिए, सवाल यही है, महज बोलने से कि सिर्फ अष्टमी के दिन, नवमी के दिन हम कंजकों की पूजा करेंगे तो काम बन गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। 365 दिन अगर हम सही मामले में नारी का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो 365 दिन हमारे को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम महिलाओं का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहें। राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। और यहां पर मैं यही आग्रह करूंगा कि जैसे मुंबई में, देखिए, क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो सब बातों को आपस में जोड़ते हैं। जब वहां पर भी क्या हुआ, एनसीबी ने जब कार्रवाई करनी शुरू करी तो वो आरोप लगने लग गए, अरे नमो कंट्रोल ब्यूरो आ गया। कमाल की बात है, किसी ना किसी जांच एजेंसियों पर तो आपको भरोसा जताना पड़ेगा। जब आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी पे सवाल जवाब उठाए, समझ आता है चलिए राजनीति का मामला है। आप अब अगर एक निष्पक्ष जांच बैठी है सीबीआई की, तो मामले की तह तक जाना पड़ेगा, और देखिए सारे पहलुओं को संज्ञान में लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो सवाल उठाए, आपने 5-6 सवाल पूछे, बिल्कुल ये पूरा देश जानना चाहता है इस समय कि क्या हुआ। और अंत में यही बोलना चाहूंगा मैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और यहां पर धर्म, बस एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं मैं, कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे ये नहीं देखना कि यहां पर सिर्फ एक दलित की बेटी के साथ हुआ है। यहां पर जब धर्म बीच में आ जाता है, वही हमारे देश को सदियों पीछे ले जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। देश को, देशवासी हमारे बहुत समझदार हैं, 21वीं सदी है, बरगलाते रहेंगे हर बात पे। पहले नागरिक संशोधन कानून पे हार के मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। जो नागरिकता देने का कानून था,
वो तो नागरिकता छीने का चलिए कानून था विपिन नहीं। जी, वहां पर विपिन जी, लोगों को लाया गया। हर विपिन बात जी पे राजनीति। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। मैं फैज खान सुमन जी, फैज खान एक मिनट, फैज खान, क्या हमारे देश में आर्टिकल 14 पढ़ा है आपने? क्या धर्म के नाम पे नागरिकता मैं देनी चाहिए? मुद्दे से भटकाऊंगा नहीं अपने आपने डिबेट कैसे को। सपोर्ट किया उसे? मैं विपिन जी, आप सुमन जी, बोलेगा नहीं उसे? भाई आप मेरे साथ आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि आज हमको जो बात करनी है। फैज खान, चलिए इस वक्त मुझे लगता है कि ब्रेक का समय हो चुका है। हम लोग रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से उसी मुद्दे से शुरुआत करेंगे। देखते रहिए नेशनल वॉइस। आप दोनों की बात का मैं एक छोटा सा आंसर देती हूँ। राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम, नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। खबर में है दम, सबसे पहले हम। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। मैं नेशनल वॉइस एवं समझ पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। किस तरीके से इन लोगों ने कोरोना के ऊपर जन जागरूकता फैला करके और उसको काबू में लाने का काम किया है। कृपया अपनी चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें। कोरोना वायरस की लड़ाई जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है, हमें और आपको भी ये लड़ाई लड़नी है और लड़ करके जीतना है। क्योंकि हमारे लिए है देश सर्वोपरि। नेशनल वॉइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं आज सत्य पथ में कि दरअसल जिस तरह की भी घटनाएं रहती हैं, बात सवाल इतना है कि इस देश में जिस तरह से सुमन जी ने कहा कि हर कुछ चंद लम्हों के बाद, कुछ घंटों के बाद बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन एक ही घटना को चुना जाता है क्योंकि वो जो बलात्कार की घटना एक दलित के साथ हुई और उसके बाद जो लगातार सियासत हुई, सियासती दलों ने जाकर अपना राजनीतिक एजेंडा सेकने की जो पूरी गुंजाइश रखी। दरअसल बात यह है कि जब सिस्टम की बात होती है, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो यूपी के अंदर या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर तमाम उन्होंने संगठनों ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें रही हो, बलात्कार हर जगह होते हैं। सवाल यह है कि सिस्कियों पर सियासत कब तक होनी चाहिए, इसका जवाब देश के वोटर, आप जो घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सब समझदार हैं। असल में हम लोगों को ही यह तय करना होगा कि हम अगर राजनीति कर भी रहे हैं तो कम से कम राजनीति का उस पटल पर हम मानवता और संवेदनशीलता को इतना प्रमुखता से रखें कम से कम कि लगे लोगों को कि हाँ, हमारा देश अभी भी सिस्कियों की स्थितियों को समझता है। जो बलात्कार जैसी, महिला अपराध जैसी स्थितियां बनी हुई है प्रदेश के अंदर, देश के तमाम उन राज्यों में, उनके ऊपर सख्त कानून हमारे यहाँ बने हैं। निर्भया केस को उठा लीजिए, आज भी उठा लीजिए, लेकिन सियासत होती रहेगी या इसको वाकई में एक प्रारूप इसको बदलना होगा, इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं सत्यपथ में। और हमारे साथ जिस तरह से अभी विपिन शर्मा जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपिश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मैं उनका रुख करूंगा। कपिश, इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनको भी कई जो है बलात्कार जैसी घटनाओं पर घेरा गया था। अब उसी बलात्कार पर आपकी समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरना शुरू किया। अचानक से बदलाव क्यों है? आपकी सरकार के समय जो बलात्कार हुए थे वो अलग थे और इसमें जो बलात्कार हुआ है वो अलग कैसे हो गए?
और पॉलिटिकल पार्टी ने अपना धर्म निभाया और ईगो हो रही है काफी। तो पॉलिटिकल पार्टी ने अपना धर्म निभाया, उन्होंने हमें आईना दिखाया। विपक्ष का और क्या काम होता है? हमें बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है जब कोई व्यक्ति कहता है कि राजनीतिक दल से कि आप राजनीति नहीं करेंगे। अरे नहीं तो सवाल मेरा कपिल साहब से ये है कि ये सिर्फ बलात्कार की अगर घटना है तो बलात्कार की घटना सिर्फ आपको हाथरस की क्यों दिखाई दी? इससे अलग अलग जो घटनाएं जो लगातार उससे 10 से 20 दिन के बीच में रही है, आपको वो बलात्कार की घटनाएं जो महिला अपराध नहीं दिखाई दिया? हाथरस से ही क्यों आपको जोड़ना था? और इस तरह के जो विपक्ष की जो स्थितियां थी वो मजबूती से आपने विरोध किया, ठीक है, वो आपका अधिकार है विपक्ष में रहने के बाद, लेकिन सियासी समीकरणों को वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़कर वो देखने का क्या आपका एजेंडा नहीं रहा होगा? विवेक जी, मेरी पूरी बात आने दीजिए। मैं बहुत देर से मैं सुन रहा हूं। जी बोलिए। मेरी पूरी बात आने दीजिए, जब वो बात आपका आंसर ना मिले तब कहिएगा जी। और एक तो बहुत इको हो रही है, मैं कान से अपना ईपी निकाल दिया। मैं दूसरी चीज आपको ये कह रहा हूं कि देखिए भाई, बैड पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली सकारात्मक राजनीति अगर राजनीतिक दल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आईना अगर सत्ता पक्ष को कौन दिखाएगा? हमें हास्यास्पद ये स्थिति लगती है कि जब वर्तमान सरकार 2017 के अंदर ये वादा करके आई थी कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, हम किसी भी प्रकार के अपराध पे 0% की टॉलरेंस की नीति रखेंगे, तो उसके काल में अगर कोई अपराध हो रहा है और पहले से ज्यादा अपराध हो रहा है तो ये जायज बात बनती है कि उस पर प्रश्न उठने चाहिए और लोग उठाएंगे। उस पर आप राजनीति ना खोजें, इसलिए ना खोजें कि क्राइम, मेरा अपना मानना है कि क्राइम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन सत्ता के अंदर जब कभी क्राइम हो तो निष्पक्ष जांच और न्याय, प्रिवेंटिव ऑफ क्राइम्स, ये होता है एक सत्ता के लिए क्रियाशीलता। ये थी कि नहीं थी, इस पर बात होनी चाहिए। आपने कहा कि हाथरस की घटना पे ही क्यों? तो हाथरस की घटना पे इसलिए कि आपको जवाब तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया कि क्यों? क्या स्वतः संज्ञान हर मामले का न्यायालय लेती है? यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि सत्ता ने अभियोजन पक्ष की जगह बचाव पक्ष का कार्य किया है, इसलिए सोमोटो भी लिया गया और वो सारे प्रश्न किए गए जो कि विरोधी दल डे ऑफ फर्स्ट से पूछ रहे थे। जब रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, तो आपने फर्स्ट डे पे क्यों नहीं बलात्कार की रिपोर्ट लिखी? 10 दिन तक कहां थी? अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए और 11वें दिन आपने जो है वो फॉरेंसिक कराई और एसआईटी की जांच चल रही है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आके कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि सीमेंस नहीं पाया गया। क्या उन्हें जस्टिस वर्मा आयोग के बाद जो संशोधन किया गया आईपीसी सीआरपीसी के तहत, वो उनको ज्ञान नहीं है कि 375 के अंदर बलात्कार की परिभाषा दी गई है और 376 के ABCD में बलात्कार के प्रोविजनों को अलग अलग विभाजित किया गया और सारे बलात्कार अलग तरीके से होते हैं, ये विधि कहती है। दूसरी चीज, जब आपने 376D का मामला दर्ज किया और आपको मालूम है कि पेनिट्रेशन का प्रयास मात्र ही बलात्कार के लिए काफी होता है, तो आप सिमंस क्यों ढूंढ रहे हैं? आप मोटा जुआ क्यों फाउंड करना चाहते हैं? और दूसरी चीज, जब यह संशोधन हो चुका है कि अगर महिला का बयान आता है कि उसके साथ यौन अत्याचार किया गया है तो सबूत का भार बदल दिया गया है। सवाल तो ये उठाना लाजमी है। के साथ दहेज हत्या में था वैसे इसमें हो गया। कपिल जी, सवाल आपके लाजमी है और इस पर सारी मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं, देश की पत्रकारिता ने भी अपना जो रोल था वो उसको दिखाया है, लेकिन बात यह कि सवाल के साथ साथ इसको इतना हाइप करने की आवश्यकता रही, जैसे कि जो भी स्थितियां बनी है वहां पर आपने भी देखा लगातार कभी 20 से 25 दिन जो स्थितियां जो है बहुत प्रैक्टिकली इसमें जो है बहुत एग्रेसिवली दिखाई दी थी। सवाल ये है, मैं फिर से विपिन जी के पास आऊंगा। विपिन,
आप देखते हैं कि एक विश्लेषक के तौर पर अगर देखें तो राजनीति है, ठीक है, विपक्ष का स्थितियां जो है बन रही हैं वो भी जरूरी है, लेकिन विपक्ष के तौर पर आना, फैज खान आपके पास भी आऊंगा, आप इसके बाद आप ही से मैं सवाल पूछूंगा, सबसे जरूरी चीज है कि अगर विपक्ष में है तो आप चूंकि सिस्टम से जुड़े हैं, आपको सिस्टम पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ इतना ऊपर चले जाना, बाहर चले जाना कि आप मानवता को सिर्फ सियासी नजरिए से देखना चाहेंगे, सवाल यह है, और सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगे विपिन। देखिए मुद्दा ही वही है, और लोकतंत्र की मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और हर एक मंच पे यही बात दोहराता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, और अगर आप देश को आगे प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, विकास की गति उसकी तेज होनी चाहिए, तो जब तक आपका विपक्ष सवाल जवाब नहीं पूछेगा, मजबूत नहीं होगा, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये अपनी जगह बात है, लेकिन जो सिलेक्टिव, हम लोग बात करें सिलेक्टिव विरोध की, जब आप एक मुद्दा देखकर कि किस राज्य में किसकी सरकार है, उसके आधार पे, मैं यहां पर सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पे तो आरोप वो लगा नहीं रहा, यहां पर एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह मैं जब बात की, एक पूरा हम लोग एक बात का मूल्यांकन करते हैं, तो यहां पर उस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि सिलेक्टिव विरोध है, ये चिंता का विषय है, ये देश को पीछे ले जाएगा। और दूसरी बात कि कैसे, देखिए सवाल जवाब काफी पूछे जाते हैं कि आप अगर ऐसे बलरामपुर में चले जाएं, आजमगढ़ में चले जाएं, जयपुर में क्या हुआ, ये हर कोई पूछता है कि वहां पर विरोध क्यों नहीं हुआ। अगर आपने जिस तरह से हाथरस में कोरोना काल में आप गए, जहां 144 की धारा लगी हुई थी, ठीक है, आपको पूरा हक है, अगर आपके मन में आक्रोश है तो बिल्कुल आप सड़कों पे उतरे, आपने वही करा जो आपने ठीक समझा, लेकिन यहां पर सवाल जो देश पूरा पूछना चाहता है कि क्या कारण है कि आप सिलेक्टिव विरोध करते हैं, मेरा सवाल वो है। और दूसरी बात, जो दुहाई देते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल की, हम बोलते हैं देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाके हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो रही है, अरे कमाल की बात है, आप अपने मीडिया की बात करें कि आप ये बोलते हैं कि वहां देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या क्या हमारे ऐसे, तो अगर हम वो बात करें तो दूसरे, मैं उस तरीके उस आधार पर यह बोल सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे WHO ने तो हिंदुस्तान की तारीफ करी थी कोरोना को लेकर के, हमने सही वक्त पे लॉकडाउन की घोषणा करी। मुद्दे से फिर भटक रहे हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल की मुद्दे से फिर नहीं भटकेंगे, बात कर रहे हैं, बात सही है सर, आना चाहता हूं, बस एक बात बोलूंगा, एक बात, एक बात बोलेंगे 10 सेकंड, मैं आग्रह कर रहा हूं, सैफ खान, ये फेलियर है सरकार का, 7.6 मिलियन केसेस हो चुके हैं। अरे आवाज तो मैं भी ऊंची कर सकता हूं, बोलने दीजिए, बात करेंगे, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा कि निर्भय के बाद, निर्भय उस मामले के बाद एक पूरे देश में जब आक्रोश था, हम लोग आक्रोशित थे, एक संकल्प लिया था कि दोबारा निर्भय नहीं होने देंगे। अब कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, यहां पर सबका दायित्व बनता है, प्रशासन का, पुलिस का, सबका, साथ में देशवासियों का बनता है। जहां पर भी हम देखते हैं कोई दुष्कर्म हो रहा है, तुरंत उसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी बन पाए। चलिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक संगठन हो। जी सैफ खान, सबसे पहली चीज जो है, मैं ये पत्रकार बंधु हैं, मैं ये चाहूंगा कि फेवरिज्म करना सबसे पहले बंद करिए। कोरोना की बात कर रहे थे, 7.6 मिलियन केस देश में है, 1,16,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर 30 जनवरी को जो है सरकार ने सुन लिया होता तो आज हमारे देश में इतने केसेस ना बढ़े। मैं फिर कह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। अब रही बात, विवेक जी, अब मुद्दे पे आता हूं। अब पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी राजस्थान की बात की। ये वही सरकार थी राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की, जिनको लोअर कोर्ट से फटकार पड़ रही थी वुमेन्स सुरक्षा में, यानी महिला सुरक्षा के लिए। आज जो राजस्थान में भी जो 2 केसेस जो है कोटा में पाए गए हैं, वो भी वसुंधरा राजे जी यानी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाए गए हैं। वो भी मजिस्ट्रेट के सामने दोनों लड़कियों ने जाके मना कर दिया है। मैं कहता हूं आज आप लिखित में दे दीजिए, हम उसको आपके चैनल पर आश्वासन देता हूं, अभी अक्यूज को जो है उठवा लेते हैं। दूसरी बात, आपने दंगों की बात की कि भाई जो है दंगे भर जाते हैं और ये सब आप दंगे करवाने वाले हैं। 60 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी जब से योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में सीएम बने हैं, और पूरे देश में 822 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड की गई हैं। पार्लियामेंट में हयूरिन हंसराज ने रिकॉर्ड करवाई थी, ये भी बताना चाहूंगा। फिर मैं बताना चाहूंगा, अपनी जो ये बताते हैं कि हमने व्यवस्थाएं बहुत मजबूत कर दी है, निर्भया की अभी बात की हमारे पत्रकार बंधु ने, कितना फंड जो है इस्तेमाल किया निर्भया फंड का, जो कानून बनाए गए थे निर्भया फंड में, और जो फंड जो फंड सैंक्शन किया गया था, कितने प्रतिशत फंड जो है उत्तर प्रदेश ने इस्तेमाल कर लिया। दूसरी बात, पॉस्को एक्ट में जो है, जब आपने पॉस्को एक्ट बनाया कि हम जो है पॉस्को जो एक्ट जो है इंपोज करेंगे लोगों के ऊपर जो है, मैं जानना चाहता हूं कितने पॉस्को के कोर्ट बन चुके हैं और कितने जजेस जो है उसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं इस वक्त, या कितने जजेस अपॉइंट हो चुके हैं।
मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूं कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, अब तो मैं बाहर देशों की तो बात ही नहीं कर रहा कि वो क्या कह रहे हैं हमारे बात, मैं हमारे देश की WCD की बात कर रहा हूं। जब हमारे देश की वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब ये लगातार हो रहे हैं और वो ये कहती है कि आपको कानून मजबूत करने की जरूरत है, तब भी ये अंधी और बहरी सरकार कान और अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको जो है लगातार हमारे देश में ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इस पे भी मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश के असेंबली में बैठे हुए हैं, लोकसभा के MPs में बैठे हुए 70% जो है भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल्स घोषित हैं। 44 की कैबिनेट में से 13 लोगों के पास जो है डिक्लेयर्ड है, और क्या डिक्लेयर्ड है, एक्सटॉर्शन, मर्डर, रेप, ये सब डिक्लेयर कर रखा है। ये ADR की रिपोर्ट कहती है साहब, जो ये भी मैं नहीं कह रहा। देखिए रेप के केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न जो है बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर जो है हम सबको करना चाहिए, इसे मुद्दा नहीं। आप ये बोलते हैं कि आपने यहां पे आवाज क्यों नहीं उठाई, मैंने आपके चैनल पे आते ही सबसे पहले बताया कि चित्रकूट में क्या हुआ, 8 घंटे तक जो है कोई मेडिकल नहीं होता, कोई FIR रजिस्टर नहीं होती, पुलिस वाले जो है उसके बल्कि वो करते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। आप वो छोड़ी, मुरादाबाद में 9 साल की बच्ची से लेके 70 साल की बूढ़ी तक को छोड़ा नहीं जाता, ये हालात है। आपके चैनल पे ही बैठ के बोल रहा हूं मैं। अब संज्ञान ये ले लीजिए, जो आप ये बोलते हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, या आप जो दूसरों के मुद्दों के लिए आवाज उठाते नहीं है, या आपके लिए जो मुद्दे हैं, हमारे लिए महिला सुरक्षा का मामला है, हमारे लिए बहु बेटियों का मामला है, जो हमारे घरों के अंदर है, जिनकी आज सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है पूरे देश में। मैं गौरव मिश्रा के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुमन जी से पूछ रहे थे। देखिए इन्होंने कहा, सैफ साहब ने, कि हम इसको मुद्दा आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए औरतों की सुरक्षा का मामला है। क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो भी राजनीतिक किरण इसमें सामने देखने को मिली है, क्या उस जो बच्ची है, जो पीड़िता थी, क्या वाकई में उसको इससे कुछ मिला होगा? क्या वाकई में इसके दर्द को, जो उसकी जो सजा मिलनी चाहिए थी, जो दोषी होंगे, क्या ये जो बलात्कार जैसी घटना है, इससे उस पर रोक लग सकेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? बेवजह नहीं है आज आंसू मेरे देश में बच्चियां बड़ी बेबस हैं। अभी सैफ जी ने एक बयान दिया, ये उस बयान को भूल गए जो कुछ दिन पहले कांग्रेस जी ने, रेणुका जी ने कहा था कि बलात्कार का क्या है, बलात्कार तो होते ही रहते हैं। सवाल प्लीज, लेट मी फिनिश, आपके इस बारे में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी सम्मान है, ये सच्चाई है। मोहन भागवत कहते हैं इंडिया में रेप होते हैं, भारत में रेप नहीं होते। क्या कहना चाहेंगी आप भारतीय जनता पार्टी को फेवरिज्म करने के लिए? आपको मौका दिया, मैं फिर शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। कहिए तो सबके लिए कहिए, मैं निंदा करूंगा सबकी। आपने बात की, आपने राम कदम के लिए बोला, राम कदम मुंबई में कहते हैं लड़कियों को किडनैप करना चाहिए शादी के लिए, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मोहन भागवत कहते हैं भारत में रेप नहीं होते, इंडिया में रेप होते हैं, क्या कहना चाहिए? एक मिनट, आपको मैं बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं ऐसी बहस नहीं चल सकती, ऐसे माध्यम से हम बात नहीं कर सकते। सैफ खान, आपको समझना होगा, मैंने आपको पूरा मौका दिया और अब मैं मौका नहीं, एक मिनट आप अपने मौके पर बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे सैफ खान, मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दिखाया गया ऑफिसर पे, तब जाती है सरकार जो है जाती आखिरी सांस तक। मगर क्या है, फेवरिज्म बिठाया जाता है, कुछ लोग फेवरिज्म करते हैं। याद आती है सिर्फ कांग्रेस। सुनिए, आज कांग्रेस जो है सेंटर में, चलिए ठीक है, सुमन जी को सुनते हैं सर। सवाल पूछ रहे हैं, आपने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा कि पॉस्को एक्ट के लिए कितने कोर्ट बन गए, आपने एक सवाल नहीं पूछा निर्भया का फंड कितने प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है, क्यों नहीं पूछा मैडम? मैं जानना चाहूंगा। आप खुद एक महिला है और उत्तर प्रदेश में है, मैं आपका सबसे पहले जो है ये बताना चाहूंगा, महिला है, आपने सीधा कांग्रेस को कहा जो केंद्र में नहीं है ना उत्तर प्रदेश में, आपने भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछा ये सवाल? भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए बात सियासी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी वो सेम होगा, तो पूछिए उनसे फिर ये सवाल। आप मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दें। हाँ सुमन जी, आप बोलिए। आपको पूरा मौका दिया, आपको पूरा मौका दिया। एक मिनट, सैफ खान, समस्या आपकी नहीं है, समस्या जनता की है और जनता के बीच में हम जाके बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एजेंडा मेरा बदलने की कोशिश ना करें। सवाल मेरा आपसे नहीं, सवाल मेरा हर राजनीतिक संगठन से है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं सुमन से बात कर रहा हूं तो सुमन जी से सिर्फ इसलिए कि मानवता के नाते, क्योंकि वो महिला भी है, अगर वो उस नजरिए से समझे, उनको आप सुनिए। आपको मौका दिया, मैं सवाल बीजेपी से भी करूंगा, हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। सुमन बोलिए। मैं कैसे चुप रहूं जब चारों तरफ है हाहाकार, यहां देखो बलात्कार, वहां देखो दुराचार।
मैं भाजपा के ये जो बैठे हुए आज हमारे प्रतिनिधि, ये पूछना चाहूंगी कि जब भी किसी बच्ची के साथ दुराचार की घटना आती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहां पर जो भी पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं उनका सबसे पहले मॉरल ड्यूटी होती है कि वो तुरंत FIR रजिस्टर करें और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजें। ये हमारा प्रोटोकॉल कहता है। प्रोटोकॉल, और जो रिपोर्ट हमारे पास आई उसमें हमारे पास ये आया कि बच्ची की रिपोर्ट 354 के तहत लिखी गई और जबकि इसमें 376D का वो बनता था। तो ये सब क्यों, एक मैं ये पूछना चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि क्यों, जब गौरव मिश्रा जी से मैं पूछना चाहूंगी कि जब एक गैंग रेप की घटना बच्ची ने लिखवाई कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ और कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, तो 10 दिन का ये जो गैप क्यों? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारे को यहीं पर नजर आ रही है कि ये इतनी बड़ी मिस्ट्री कैसे है, क्यों इसमें क्या क्या राज छुपाए गए कि एक छोटी सी बच्ची, एक 18 साल की बच्ची जिसकी जीभ काट ली गई, जिसकी हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ इतना दुराचार हो रहा है, जो कि बोलने में भी अक्षम थी, और उसके साथ आपने एक 376D की बजाय आपने 354, इतना बड़ा चेंजेस कैसे लगा दिया? चलिए सवाल वही है, गौरव मिश्रा के पास चलते हैं बीजेपी से। गौरव मिश्रा, देखिए सवाल कांग्रेस भी उठा रही है और एक महिला भी उठा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार में सिस्टम पे सवाल तो उठ रहे हैं। कई सवाल जो हमने भी आपसे रखे, 6 जो हमने सवाल पूछे। गौरव मिश्रा, सरकार का क्या स्टैंड है इस स्थितियों पर? देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं आज, जो विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके उन आरोपों का मैं जवाब दे दूं। जिस संविधान की प्रतियां ये लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, उसी संविधान की धज्जी उड़ाते हैं और दंगों की साजिश रचते हैं। जिस तिरंगे को हाथ में लेकर के ये आंदोलन करते हैं, उसी तिरंगे का मान मर्दन करते हैं और भारत के टुकड़े करने वालों के साथ ये खड़े होते हैं। बलात्कार की घटनाओं पर सबसे ज्यादा ये छाती फाड़ते हैं और NCRB की डाटा आंकड़े खेलने का प्रयास करते हैं टीवी पर बैठ करके, और इनके सर्वोच्च नेता के ऊपर भी बलात्कार के आरोप लगे हैं। ये क्यों भूल जाते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था। अभी रेणुका जी का पूनम जी ने उदाहरण दे ही दिया। तो कम से कम ये जो सिलेक्टिव, तो मोहन भागवत का भी नाम आया ना साहब उधर से, अपने सुविधा अनुसार, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति नहीं साहब आपको मौका दूंगा। साहब फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे बोल रहा हूँ, आप नहीं, आप सीधा वैसे मत करिए साहब, मैं फिर बोल रहा हूँ, शांत रहे, सुनना भी सीखे। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। महिला बोल रही है तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा। बोलिए गौरव बोलिए। मैं पूनम जी के सवालों का जवाब दे देता हूं। पूनम जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसके शुरुआती दौर में संदेह उत्पन्न हुआ पुलिस के ऊपर, इसीलिए पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी हुई और हमारी सरकार ने तत्परता से SIT भी गठित की। पुलिस के ऊपर उस परिवार ने, उसकी मां ने आरोप लगाया कि हम इनकी सुरक्षा में नहीं जाना चाहते कहीं और, कोर्ट में जाने तक के लिए पुलिस के ऊपर सवाल उठ गया था, सौंपा गया। और आज CBI कैंप कार्यालय लगा करके नित्य उसकी जांच कर रही है, गहन जांच कर रही है। और एक बार जब जांच पूरी हो जाएगी और जब रिपोर्ट आपकी बात का जवाब नहीं मिला, मैं जो लोग भी दोषी होंगे उसके खिलाफ आपकी बात का जवाब देना चाहिए, जिसका वो पात्र होगा। नहीं, सवाल तो यही है कि आप जिस पुलिस की आप स्थितियां देख रहे हैं, सिस्टम आपका है, पुलिस आपकी है, और वो पुलिस और आपके वहां हाथरस के DM जाकर महिला के जो पीड़िता है उसके घर पे जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं, सबको जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पुलिस का एक पूरा जो सुरक्षा घेरा है वहां पर किसी भी आम आदमी को पहुंचने नहीं दे रहा, मीडिया को नहीं पहुंचने दे रहा, और उसी पुलिस के साथ उस पीड़िता का परिवार कोर्ट तक जाने के लिए तैयार नहीं था। जब पुलिस पर विश्वास नहीं होगा आम जनता का, पीड़ित का, तो आप सिस्टम के ऊपर किस तरह से जवाब तय कर सकते हैं? पीड़िता के परिवार के घर में भीम आर्मी के लोग रह रहे थे, भीम आर्मी के लोग उसी के परिवार के उसके घर के अंदर रह रहे थे, तो कैसे वो पहुंच गए? चलिए, इतने सारे पत्रकार कैसे पहुंच गए? कैसे कांग्रेस के लोग पहुंच गए? चंद्रशेखर जी के ऊपर सवाल हो जाता है, बात सवाल पुलिस को लेकर है, सिस्टम को लेकर है साहब। इनकी बात का जवाब दीजिए। गौरव जी के जवाब नहीं है तो बोल दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। पेड़ों के दरादर मत घुमाइए, आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। और तिरंगे की बात जहां तक आपने रखी थी, मैं फिर बताना चाहता हूं, आप RSS वाले लोग हैं साहब, है ना, बंच ऑफ थॉट्स वाले लोग हैं, जो है 55 साल तक हमारे देश का झंडा जो है अपने कार्यालयों में नहीं लगवाने देते,
और आप लोग देशभक्ति हमें सिखाएंगे, हमें बड़ा आश्चर्य होता है साहब, हमें मत सिखाइए देशभक्ति जो है। हम जानते हैं कि कितने बड़े देशभक्त आप लोग बैठे हुए हैं। 17 चार्जशीट फाइल हुई थी आपके आरएसएस के खिलाफ, वो भी देश हित में। और पहली बार किसी ने किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्टी ने टेररिज्म अक्यूज को जो है टिकट दिया। तो आप लोग बात मत करें, हमें देशभक्ति मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दों की बात करिए। जो अभी पूछा गया था, आपने क्यों नहीं जवाब दिया जो है विवेक जी का? क्योंकि आपसे यह पूछा गया कि वो पीड़ित परिवार जो है वो नहीं चाहता था पुलिस की सुरक्षा, इसलिए आपके पास जवाब नहीं था। और यह है सच्चाई उत्तर प्रदेश की। और यही है साफ बात गौरव जी, बात यह भी है कि दरअसल ये मौका सरकार ने ही पूरा विपक्ष के हाथ में रखा कि लीजिए परोस कर दे रहे हैं, आप इसको उठाइए। अगर आपके सिस्टम ने, कानून, जो जांच एजेंसियां, अगर उन्होंने सही तरह से काम किया होता तो इसको राजनीतिक एजेंडा और इस तरह से परोसा नहीं गया होता, इसको मौका नहीं दिया गया था जी। उत्तर प्रदेश में 45% क्राइम बढ़ गया है। 5 बच्चे एक दिन में किडनैप होते हैं। 12% जो बुजुर्ग है उनके मर्डर बढ़ चुके हैं। साइबर क्राइम 26% जो है बढ़ चुका है। आप ये समझ सकते हैं हालात ये हैं। 11 से 12 रेप एक दिन के, ये है उत्तर प्रदेश के हालात। चलिए अपने वादे भारतीय कपिल श्रीवास्तव के पास भी आ जाता हूँ। कपिल श्रीवास्तव के पास भी आ रहा था सैफ, एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव के पास भी आ रहा था। गौरव जी शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश दूसरा, आप लोग बस की बात में रिजाइन कर दीजिए। मैं तो मांग रखता हूं रिजाइन कर दीजिए। ना योगी जी लायक है उत्तर प्रदेश की सीएम बनने के, क्योंकि 14 से 15 केस होंगे और सरकार को प्रावधान भी क्या आती है कि 20,000 केस हटा दी जाए जो रेप के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं, राइट्स के हैं। 20,000 केस जो है हटाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है सरकार ने। अभी कपिस को भी रख लेते हैं। कपिस, क्या लगता है कि सिस्टम की जो सबसे बड़ा फेलियर था, जो जांच एजेंसियां थी, हालांकि सवाल तो उनके ऊपर भी उठाए गए, जिस तरह से हमारे जो 6 सवाल थे उनमें भी सवाल ये निकल के आए थे कि आखिरकार रात को उसकी डेड बॉडी को जला क्यों दिया गया, परिवार को इतना सब कुछ घेर के क्यों रखा गया, लड़का कहां था, तमाम वो सवाल हैं जो खुद कह दीजिए कि आपको चोर को ही, अगर बिल्ली चोर को अगर आप दूध का रखवाला बना देंगे तो जैसी स्थिति होती है कहावतों में, बिल्कुल वैसी स्थिति पुलिस की वहां पर दिखाई दी। लेकिन अब चलिए मामला सीबीआई के पास है। आपको लगता है कि सिस्टम की कमी की वजह से ही आपने ये मुद्दा उठाया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सिस्टम, देखिए 2 सवाल है, बहुत बड़ी कमी, मेरी बात सुनिए, 2 सवाल है कपिल जी, 2 सवाल है। क्या ये सिस्टम की कमी थी या सरकार की कमी थी? सरकार की नियत नहीं थी, सरकार की नियत नहीं थी इस पूरे मामले को ऊपर आने के लिए, लोगों तक सच्चाई पहुंचने के लिए, या सिस्टम की कमी की वजह से ऐसा हुआ? सवाल 2 है। नहीं, सरकार सिस्टम से अलग नहीं है विवेक जी, सरकार सिस्टम के साथ है। और सरकार की आईना होती है जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन होता है। मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिएगा, इन लोगों को काफी आपने अवसर दिया। जी 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 लीजिए। मैं एक चीज कह रहा हूं, जैसी अभी हमारी बहन कह रही थी कि 354 में लज्जा भंग में उन्होंने किया था। 3 बार में ये FIR 376D तक गई है। 11वें दिन उसकी जो है वो मेडिकल कराई गई है अलीगढ़ में। और जिसकी जबान कटी हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो और गंभीर स्थिति हो, जो कि उन्हीं कारणों से मर गई हो, उसको सफदरजंग ले गया, एम्स नहीं ले जाया गया। तो ये प्रश्न उठेगा, लाजमी है उठना, कि आपने क्यों नहीं ऐसा किया। दूसरी चीज ये हम कहते हैं कि हमारा संविधान मौलिक अधिकार हमें देता है, उसमें धर्म की आजादी भी है। एक हिंदू अगर कन्या मरी थी तो उसके रस्म और रिवाज से उसका अंत संस्कार होना चाहिए था। और मौलिक अधिकारों का केवल अतिचार कोई भी माने उसको परिधि में तभी बांध सकता है जब देश आपातकाल से गुजर रहा हो या किसी देश से युद्धरत हो। और ऐसी स्थिति नहीं थी तो 2:30 बजे रात में उसकी चिता को क्यों फूंक दिया गया, पेट्रोल आग लगा दी गई, उस परिवार से उसके दाह संस्कार को क्यों छीन लिया गया? क्योंकि हिंदुओं में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें मोक्ष पाने का जो संस्कार होता है वो ये। और हिंदू मैथोलॉजी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य के अस्त होने के बाद अगर कोई चिता को आग दी जाती है तो उसे जो है वो प्रेत योनि जो है वो प्राप्त होती है। तो जीते जी आप उस बच्ची का सम्मान नहीं किए। हिंदू मैथोलॉजी और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के आका अपने निर्देश पे 2:30 बजे रात में उसको फुकवा दिए।
इन पे आईपीसी की धारा लगनी चाहिए, 100 छत बिच्छत करने चलिए, की, क्योंकि ये दाह संस्कार नहीं है। ठीक है, और ठीक है मौलिक कपिल जी, अधिकारों का हनन किया गया। कपिल जी बात आपने अगर सिस्टम की विपक्षी बात दल की जा तो रहे थे सिस्टम को राजनीति आपने सरकार करने, से जोड़ के देखा। मैंने तो सिर्फ आपसे पत्रकार पूछा था कौन सी नियत राजनीति सरकार की करने क्या जा रहा? थी। और विवेक जी एक बात हम आखिरी कहेंगे जी, कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत पाक साफ बनने के लिए जब पिछले संस्कारों को कोसते हैं या उनके कामों को अवगत कराते हैं, तो आप वर्तमान सरकार के कार्य पर पर्दा डालते हैं। चलिए ठीक है, विपिन कुछ कहना चाहते हैं, विपिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए। दोबारा चुनाव नहीं गया बात रखने से पहले मैं ये बोलूंगा, जिसे बोलूंगा कि बीच में है कोई ना बोले, उससे सार्थक चर्चा रहने और दीजिए। मौखिक मैं बयान किसी को को इतना बोलता रहा नहीं। था। मैं ये बोलूंगा कि अकबर देखिए साहब जब ने आईना किसी को महिला दिखाया पत्रकारों जाए के साथ- तो निश्चित बात है मिर्चें लगती हैं, वो चीज अच्छी लगती नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, देश सबका है, किसी ने किसी से सबूत नहीं मांगा कि आप कितने देश प्रेमी हैं। सब लोग देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। यहाँ पर मुद्दे पे ये बात है कि यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि एनसीआरबी का उन आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा था, तो देखिए राजस्थान का आप देखिए कहां पर है, 2019 का जो डेटा सामने आया हुआ है, अव्वल दर्जे पे बलात्कार के मामलों को लेकर। तो यहां पर अब ये से देखना पड़ेगा कि राज्यों के आधार पे हमने देश को नहीं बांटना कि आपके राज्य में ज्यादा है। यहां पर देखना है, एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, कदम से कदम चलने पड़ेंगे जहां तक महिला सुरक्षा की बात है। और मैं एक कदम और आगे जाऊंगा, सिर्फ आप अपने देश आखिर राजस्थान में भाजपा को क्यों नहीं उठाना चाहिए? वो तो करनी है, सत्ता को आईना दिखाने के लिए साथ में जो भाजपा बैठी है, अपनी निष्कर्मता की वजह से वो राजस्थान में क्यों नहीं उठा पा रही? यहाँ पर हम देखते हैं कोई अप्रिय घटना, ये सवाल विपिन आपका, ये सवाल विपिन आपका सारे राजनीतिक संगठनों से है ना? मैं सबके साथ सबको पूछ रहा हूं। निश्चित बात है कि अगर आपने देश को आगे बढ़ाना है तो यहां पर महिला सुरक्षा को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलने वाला, बहुत हो गया। क्योंकि निर्भय के बाद जिस तरह कैंडल लाइट मोमबत्ती मार्च निकाले थे हमने, वो सिर्फ अरे सुन लीजिए, आपने नहीं बोला, यहाँ पर कुलदीप सेंगर भी उतने दोषी है जितने बाकी जो ये बोलते थे बॉयज विल बी बॉयज। मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है कि बच्चे तो लड़के ही होते हैं। सबने बोला है। आइटम के बारे में किसने बोला? क्या मुझे याद दिलाने की आवश्यकता है? आइटम कितनी गलत बात है, बातें करके फिर बात करके दूसरों का आईना दिखाते। यहाँ पर पहले हमने देखना पड़ेगा कि हमारा दायित्व क्या है इस समय, ये मामला कितना संवेदनशील है। महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, करने का वक्त है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं एक तरफा बात कर रहा हूं। मैंने कुलदीप सेंगर की बात करी, मैंने इतने मुद्दे की बात करी, मैंने बोला सबसे पहले सवाल मैंने उठाया। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो सवाल आपके ऊपर उठे तो वो एक तरफा हो जाता है। की अनुमति नहीं ली, मैं तो खुद ठीक बोलता हूं। है, जो सवाल आपके ऊपर उठ जाए वो एक तरफा हो जाते हैं। चलिए ठीक है, उसके बात करते हैं। सुमन जी कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि अब कार्यक्रम को हम अंतिम दौर में लेके जा रहे हैं और एक निष्कर्ष पे हमें निकलना है। इसी कार्यक्रम का ये हमारा एक मकसद है। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं अभी सुमन के पास आता हूं, उसके बाद सारे आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा। ब्रेक पे जाने का भी हमारा वक्त हो चला है। जी सुमन। सबसे पहले मैं सभी राजनीतिक दलों से ये प्रार्थना करूंगी कि जो इनके अब दोहरे चेहरे हैं ना, ये अपना नकाब उतारकर फेंक दे। और हाथरस के मामले पर जो आपने जैसे कि कहा कि क्यों प्रियंका जी और राहुल जी पहुंच गए, क्योंकि वो एक दलित की बेटी थी। और मैं अपनी बात फिर से कहूंगी कि औरत की अस्मिता कभी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं होती। औरत नाम है प्रकृति का, जिसकी गरिमा कभी धूमिल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश को, मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहूंगी कि अदब से जीना है तो नारी का सम्मान करना सीख लो। चाहे अब उसे कोई आइटम बोले या कोई दलित बोले, कोई हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, ये नहीं चलेगा। नारी का सिर्फ एक ही रूप है, देवी रूप, सौम्य रूप। और अगर आप कन्या पूजन करते हो तो उस कन्या पूजन का वास्तविक अर्थ तभी है जब अपनी माँ, बहन, बेटी हर रूप में, हर स्वरूप में, और हर सड़क पर चलने वाली बच्ची भी आपकी बेटी है, घर में रहने वाली भी आपकी बेटी है। इस देश की हर बेटी इस देश की धरोहर है, नहीं कोई कलंक। वो भारत रत्न है, भारत गौरव है। बहुत सही बात है। तो चलिए वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से इस पूरे कार्यक्रम का जो असल हमारा जो चर्चा का एक जो सार होगा उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा जो संदेश है वो हम ये सार्थक तौर पे हम सामने रखेंगे कि वाकई में जिस सत्य पथ पर हम आज चल रहे हैं उसमें सच्चाई हम तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, ये जरूरी है। देखते रहिए नेशनल वॉइस।
राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम, नए अंदाज में। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब फिर से हमारे साथ जिस तरह से पैनलिस्ट जुड़े हैं और हमारा जो सवाल था, क्या वाकई में सिस्कियों पर सियासत इस तरह से जारी रखनी चाहिए, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल फाइनल कमेंट हम लेंगे। हमारे साथ जिस तरह से सैफ खान हमारे साथ जुड़े हैं, सैफ खान आपसे मैं फाइनल कमेंट लूंगा। क्या वाकई में सवाल सिर्फ इतना है, चलिए छोड़िए जिसकी कमी रही, जैसा भी जो स्थितियां रही, लेकिन क्या सिस्कियों पर सियासत होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सिस्कियों पे सियासत यानी महिलाओं के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा खुद का फर्ज है घर की बेटी और माओ को और हमारी बहनों को बचाने का। दूसरी चीज जो है, सरकारों का काम ये होता है कि कानून के ऊपर जो है सुरक्षा और मजबूत करें कि हमारी महिलाएं और सुरक्षित रह सके, जो हम लगातार जो है फेलियर देख रहे हैं, चाहे पूरे सेंटर की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें। मैं इतना कहना चाहूंगा कि योगी जी को रिजाइन कर देना चाहिए और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि 91 केसेस जो है वो लगातार हर एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं। ये हालात है हमारे देश के, तो इसे बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट कमेंट के लिए फिर से मैं कपिल श्रीवास्तव के पास आता हूं, समाजवादी पार्टी से। कपिल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सियासत सकारात्मक होनी चाहिए और हमेशा पीड़ित पक्ष पर, चाहे जनता हो चाहे राजनीतिक दल हो, उसका तरफ से खड़ा होना चाहिए और उसके लिए प्रश्न खड़े करने चाहिए, क्योंकि आज उसकी तो कल हमारी बारी है, ये व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। और दूसरी चीज, सत्ता को हमेशा आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हैं अगर वो कभी सत्ता में रहे हैं तो आईना देखते रहे हैं और वाजिब था कि उनको आईना दिखाया गया, उस लायक नहीं थे इसलिए जनता ने बदल दिया। तो मैं इस चीज को कहता हूं। दूसरी चीज कहता हूं कि शेरो शायरी से किसी चीजों की राह नहीं निकलती है, राह निकलती है असल बातों से। अगर आप किसी के मौखिक बयान पे जाएंगे और एमजे अकबर साहब जिन्होंने 20 महिला पत्रकारों का यौन शोषण किया और एक भी एफआईआर किसी थाने में नहीं है, चिन्मयानंद साहब आज जेल के बाहर और पीड़िता जेल के अंदर है और 164 को भी बदलने के लिए उस पर क्या दबाव डाला गया है, इस पर भी आवाज उठनी चाहिए। जो हमारी बहन सुमन बैठी हुई हैं और जो सेंगर साहब थे जिनमें 6 महीने के बाद योगी जी ने एफआईआर दर्ज की और उसके पिता ओके ठीक है। कपिल जी, मेरे पास समय की थोड़ा अभाव है, मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा हूँ। गौरव मिश्रा, लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ मैं। गौरव मिश्रा, लास्ट कमेंट में आपसे ले रहा हूँ। क्या था, किसने क्या किया, प्रश्न इस पर जब तक नहीं उठेगा तब तक ये सियासतदार रास्ता ठीक है। कपिल जी, बिल्कुल इस पर मैं बिल्कुल हम समझ चुके हैं, लेकिन ठीक है। गौरव, लास्ट कमेंट बिल्कुल 30 सेकंड का आपका। मेरे ख्याल से गौरव जी से शायद संपर्क हमारा जो है शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। चलिए चलते चलते बिल्कुल फाइनल बात आ रही है। सुमन से हम लास्ट में बात करेंगे। सुमन, लास्ट 30 सेकंड। हाथरस की कमियां राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे बयान किए हैं जैसे अपने किरदार में वो फरिश्ते बनकर बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम जो स्थितियां हैं, विपिन जी से अभी हमारी बात हुई, सबने एक ही बात को रखा है कि ठीक है, समस्या सभी सरकारों में रही है, लेकिन जो सिस्टम है, कानूनी जो कमियां हैं, जो प्रावधान है, उनको थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है और इस पर सियासत करके कम से कम सिस्कियों को आप मजबूर मत कीजिए और मानवता को शर्मसार मत कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपत को आपने देखा और ये कार्यक्रम खास तौर से हर रोज आप सोमवार से शुक्रवार आपके बीच में दोपहर 2 बजे मेरे साथ यानी कि विवेक पाठक के साथ आप देखेंगे। और इसके लिए आप नेशनल वॉइस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फेसबुक पर शेयर और फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।